Hello everyone and welcome to your own channel Keshav Jha King's Lab। तो हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि किया था हम लोगों ने कि हम बीएसटी करेंगे इसमें क्लास 12 की टर्म 2 के लिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट 1 है। दो पार्ट में ये वीडियो आराम से कवर हो जाएगी, चैप्टर कवर हो जाएगा क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मैं एक ही पार्ट में कवर कर देता, लेकिन ठीक है दो पार्ट बना लेंगे ताकि आप एक ही वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और हम लोग इस जर्नी के एंड वाले चैप्टर में पहुंच चुके हैं, 6 चैप्टर थे इसके अंदर। तो अगर आपने अब तक मेरा कोई भी पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया था फिर फाइनेंशियल मार्केट, ये सारे कवर करवा दिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ वैसे तो ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बच्चों के लिए है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग से प्लेलिस्ट हमें मिले, तो मैंने एक कंप्लीट बीएसटी की प्लेलिस्ट जो है 1 साल पहले ही तैयार कर दी थी प्रॉपर हिंदी में। तो आप वहां से भी इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो मैंने उसे पूरा हिंदी में समझा रखा है, ठीक है, हिंदी के नोट्स के साथ। नोट्स के लिए आप लोगों को पता ही है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट की सपोर्ट मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने कहा भी था कि ये बहुत अच्छे नोट्स और काफ़ी कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना आज का चैप्टर स्टार्ट। तो सबसे पहली बात यही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है भाई, कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, यहां से ही पता चलेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, लेकिन किन चीजों से, किन चीजों से, है ना? तो वही यहां पर बता रखा है दैट प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? जैसे मिलावट करना हो गया, ठीक है, मिलावट हो गया, घटिया माल देना हो गया, एक्सपायरी माल देना हो गया, कम माल देना हो, तौल कम कर देना हो गया। तौल कम कर देना मतलब कम मेजर कर दिया, सामान बट्टा चढ़ा है 1 किलो का, सामान दिया 800 ग्राम। ये चीज, ये सारी चीजें जो है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय, कौन करता है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारे साथ? कौन करता है? प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज टर्म्ड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन होगी तो क्या होगी? प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कि जो भी आपके उत्पादक है और जो भी आपके विक्रेता है किसके वस्तु और सेवाओं के, उनके द्वारा गलत तरीके से जो व्यापार किया जाता है उससे बचाव करना, कंज्यूमर को, उपभोक्ता का बचाव करना ही उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? कि उसको उसके राइट्स के बारे में बता दो, बात खत्म। उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दो, बात खत्म। भाई आपको अपने राइट्स बता दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, ये नहीं होता। क्या बोला हुआ है? इट इज नॉट ओनली इंक्लूड एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग देयर ग्रीवियंस एड्रेस्ड। यानी ये नहीं है कि बस उनको उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाए, नहीं, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर उनकी कोई शिकायत है तो उसको भी सुना जाए। ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, भाई मैंने बता दिया ना अब चलता भी नहीं यहाँ से ना। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसको सुनेंगे भी। जनरली कंज्यूमर आर एक्सक्लेम्ड बाई, एक्सप्लॉइटेड होना चाहिए यहाँ पर, एक्सप्लॉइटेड, ये एक्सप्लेटेड लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइटेड होगा ये, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। एक्सप्लॉइटेड यानी कि उनका शोषण किया जाता है, किसके द्वारा? एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, एंड पुअर क्वालिटी जो मैंने आपको बताया कि घटिया माल देना, ठीक है। तो ज्यादातर कंज्यूमर किस तरीके से होता है, या तो उनको मिलावट वाला सामान बेच दिया जाता है या तो घटिया माल बेच दिया जाता है। ये होता है पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है? नाउ इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हम कंज्यूमर के हिसाब से सोच सकते हैं, एक हम प्रोड्यूसर के हिसाब से सोच सकते हैं। तो फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं, तो कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, ज्यादातर कंज्यूमर जो है उन्हें पता ही नहीं है कि उनके क्या राइट्स है और वो उनको क्या क्या रिलीफ्स मिले हुए, उनको पता ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स,
reliefs available to them as a result of which they are exploited। यानी कि उनको पता ही नहीं है कि अगर किसी ने उन्हें घटिया माल बेच दिया, तो ज्यादातर कंज्यूमर को पता ही नहीं कि भाई माल बेच दिया घटिया, तो क्या हम उसकी शिकायत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, ये उन्हें पता ही नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम यह है, इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड, ताकि लोगों को बताया जाए कि उनके अधिकार क्या है, उनकी समस्याओं का हल कैसे किया जा सकता है। ओके, देखो अब सीधी बात है, मैं यहाँ का कंज्यूमर हूँ, दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। अगर किसी के साथ बेंगलोर में, बंगलुरु, सॉरी बेंगलोर क्यों बोलूं, बंगलुरु में कोई धोखाधड़ी हुई है, तो मुझे उससे जल्दी कोई लेना देना होगा नहीं, बिकॉज हम दोनों कनेक्टेड नहीं है, वी आर नॉट कनेक्टेड, हमें पता ही नहीं, तो हम क्या है, हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं है। क्लियर। तो ज्यादातर इंडिया के कंज्यूमर जो है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इनका कोई ग्रुप नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास क्या हो, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो। इन इंडिया कंज्यूमर आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड, यानी एक के साथ, अच्छा मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, उसके साथ हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, हम इसी पे चल रहे हैं अभी तक। करेक्ट है। इन इंडिया कंज्यूमर्स आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, दस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक। अब क्योंकि कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसीलिए उनका एक्सप्लॉइटेशन करना बहुत ईजी है, और जिस चीज का एक्सप्लॉइटेशन करना बहुत ईजी होता है वो वाइड स्प्रेड होती है, यानी बहुत बड़े लेवल पे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है। अब बेंगलोर में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है एक दूसरे के बारे में कि हम लोग भाई शिकायत कहाँ कर सकते हैं, हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जोड़ रखा है, पता ही नहीं है उन्हें। तो यहाँ जहां वो एक जगह होता है वो तीनों जगह हो रहा है एक्सप्लॉइट, तो वाइड स्प्रेड है ये। Consumer are exploited on a large scale by means of various unfair trade practices, and consumer protection is required to protect them from exploitation। तो हमारे पास तीन पॉइंट है, दैट इज कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर एंड वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स गो फॉर प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के लिए पहले क्या था कि पहले हमारे यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे कैविएट एम्पटर। कैविएट एम्पटर का मतलब क्या था कि भैया जो सामान खरीदने वाला है वो ध्यान रखे कि उसे सामान सही मिल रहा है, खराब मिल रहा है। लेट द बायर बी अवेयर, बीवेयर, यानी कि उसको भाई ध्यान रखना है, उसने एक बार सामान खरीद लिया उसकी जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम सेलर हैं, ठीक है, बायर देखे, बायर ने सामान खरीदा है ना, हमने तो दुकान पे दिखा दिया था ना सामान सही से चल रहा है, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेट द बायर बीवेयर, कैविएट एम्पटर। लेकिन अब क्या है, अब अप्रोच चेंज हो गई, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ये कहलाती है कैविएट वेंडिएटर, वेंडिटर, कैविएट वेंडिटर। इसका मतलब है लेट द सेलर बिवेयर, यानी दुकानदार को बिवेयर होना पड़ेगा भाई कि अगर मैंने खराब माल बेच दिया तो बायर जो है वो मेरे ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, मेरे ऊपर फाइन चढ़ाया जा सकता है, इवन मेरा लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। तो सेलर को बिवेयर होना पड़ेगा कि ये कोई गलत काम ना करे। तो पहले चलता था कैविएट एम्पटर, अब चलता है कैविएट वेंडेटर। वेंडेटर का मतलब सेलर से है, एम्पटर का मतलब बायर से है, ये रट लो, ये आता है सवाल, मीनिंग पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैविएट एम्पटर और व्हाट डू यू मीन बाय कैविएट वेंडेटर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैविएट एम्पटर और वेंडेटर। अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है तो फ्री में नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि देखो मार्केट में से अगर मैं कंज्यूमर को हटा दूं, एक मार्केट है, मैंने दुकान खोल रखी है और वहां कोई कंज्यूमर आ ही नहीं रहा, तो मेरा मार्केट तो जीरो ही होगा ना। सो कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट करता है। अगर कोई बिजनेस मैन चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म बिजनेस करे, तो उसे अपने कंज्यूमर का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाई, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो वो वहां से हट जाएंगे, दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। ग्लोबल कंपटीशन कुड बी वॉन ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग कस्टमर, यानी अगर आपको दुनिया, आज कोका कोला जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड है, रीजन यही है क्योंकि उसने हर जगह के लोगों को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है, जिस देश में उस देश के लोगों को उसने सेटिस्फाई किया है। तो आप तभी ग्लोबल कंपटीशन को जीत सकते हो जब आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रखा है। सेटिस्फाई कस्टमर लीड टू रिपीट सेल्स एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर बेस ऑफ द बिजनेस। आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, ठीक है।
शार्क टैंक इंडिया में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अच्छा ठीक है, आपके आपकी जो सेल्स है तो आपके कितने कस्टमर जो है रिटर्न होते हैं, यानी कितने कस्टमर जो है आपके रीपरचेज करते हैं आपके प्रोडक्ट को, ये बार बार पूछा गया है। वो क्यों करेंगे परचेज? जब आपका बिजनेस क्या होगा, वो सेटिस्फाई होंगे तभी वो आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बार बार परचेज करेंगे। सो दैट मीन्स अगर आपका ये रिपीटेशन रेट जो है बहुत हाई है, सो दैट मीन्स योर बिजनेस कैन बी अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। Now, second one is moral justification. Okay. So it is the moral duty of any business to take care of consumers' interest and avoid any form of their exploitation and unfair trade practices, like defective or unsafe product, adulteration, false and misleading advertisement, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग etc। यानी कि एक हमारा मोरल जस्टिफिकेशन भी होता है कि भाई कोई भी बिजनेस जो है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही काम करे, और वो अवॉइड करे कि भाई वो ना किसी भी तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन ना करे, वो कोई भी गलत तरीके से बिजनेस ना करे। ऐसा ना हो कि वो कंज्यूमर को डिफेक्टिव माल दे रहा है जो सेफ ना हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसे झटके लग रहे हैं और उसने बेच दिया, अरे जी बिल्कुल सही है, मैंने चेक करके दिया है आपको। या फ्यूज बल्ब बेच रहा है, नहीं, अनसेफ और डिफेक्टिव पीस ना दे, मिलावट ना करे, एडल्ट्रेशन मिलावट है, ये वर्ड याद रख ले तो बहुत अच्छा है ये वर्ड। आप आंसर में लिखोगे थोड़ा सा ये गार्निशिंग का काम कर देगा, एडल्ट्रेशन। ऐसा ना, आपको पता ही होगा कि ये जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो शेड्स दिखाते हैं वो काफी टाइम होता है कि इसके ऊपर भी केस हो जाता है कि भाई आपने ग्राफिकली किसी इंसान को बहुत गोरा दिखाया हुआ है, आपकी क्रीम जो है इतना ज्यादा गोरा नहीं करती है। क्योंकि ऐसा भी केस हुआ है, इवन लॉरियल पे ही हुआ था ये केस, तो लॉरियल पे ही हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्राफिकली ज्यादा ही गोरा दिखा दिया था, ज्यादा अच्छा टोन कर दिया था अपने सेलिब्रिटी को। तो उसके ऊपर केस हो गया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका क्रीम इतनी ज्यादा नहीं करती और ना ये एक्ट्रेस से ज्यादा टोन की है। तो आप फॉल्स एंड मिसलीडिंग वाले एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, आप गलत होर्डिंग नहीं लगा सकते, और ब्लैक मार्केटिंग तो आपको करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये नैतिक नहीं है ना, ये नैतिकता नहीं है, ये मोरल नहीं है। ओके। देन द थर्ड पॉइंट इज बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। अब कोई भी बिजनेस जो है उसको रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं, वो सोसाइटी से ही मिलते हैं। सो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही काम करे। ठीक है। अब कंज्यूमर मुझे सोसाइटी से मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट मुझे सोसाइटी से मिलती है, वर्क मुझे, वर्क वाले जो पीपल है वो मुझे सोसाइटी से मिलते हैं, हमारे वर्कर सोसाइटी से मिलते हैं, सारे रिसोर्सेज तो हमें सोसाइटी से मिलते हैं। तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट सोसाइटी ऑल्सो। सो every business uses the resources of the society and thus it is their responsibility to work in the interest of the society. Done. The fourth point is social responsibility। देखो इसी पॉइंट का एक एक्सटेंशन है ये। A business has the social responsibility towards various groups like owners, workers, government, and customers. Thus, customers should be provided qualitative goods at reasonable price। यानी आप सामान तो अच्छा दो ही दो, आप सॉरी हिंदी में लिखना है ना, आप सामान तो अच्छा दो ही दो लेकिन वो उचित कीमत पर भी दो। सॉरी थोड़ी ज्यादा हिंदी होगी ना, उचित कीमत, सॉरी, रीजनेबल प्राइसेस। आप रीजनेबल प्राइसेस भी रखो, यानी टाटा बनो ना, प्रोडक्ट भी अच्छा दो, रीजनेबल प्राइस भी रखो। ठीक है, टाटा बनो, सिंपल सी भाषा में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है आज की डेट में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। देन फिफ्थ पॉइंट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो सीधी सी बात है, एक बिजनेस को ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो माल प्रैक्टिस करती है, यानी मिलावट करती है, गलत तरीके से सामान बेचती है, गलत एडवर्टीजमेंट देती है, तो जैसे मैंने कहा कि लोरियल के ऊपर केस कर दिया था गवर्नमेंट ने, या एजेंसी थी उनकी, एडवर्टीजमेंट वाली एजेंसी थी, उन्होंने कर दिया था लोरियल के ऊपर। ट्रेसेमे के ऊपर भी होते होते बचा है। तो इफ अ बिजनेस engages in any form of unfair trade practices then the government take action against it which adversely affects its goodwill। यानी कि क्या होगा, जैसे मैगी, मैगी के ऊपर वो कांच वाली बात आई थी, आपको पता ही है। तो बहुत मैगी की मार्केटिंग एक टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, फिर मैगी ने क्या किया, जब मैगी को बैन किया गया तो मैगी ने क्या किया कि जब तक उसका केस चल रहा था तब तक उसने एडवर्टीजमेंट नहीं रोके अपने। तुम बहुत याद आती हो करके एक उनका चला था, दैट वी मिस यू मैगी करके किया था उन्होंने, एक हैशटैग चलाया था, उसमें उन्होंने एडवर्टीजमेंट नहीं रोकी थी ताकि लोग मैगी को दिमाग से भूले ना। बट स्टिल जितनी मैगी की मार्केटिंग उससे पहले थी अब उतनी नहीं है। रीजन क्योंकि उसकी गुडविल पे असर पड़ गया कि है ये सामान उतना अच्छा नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो अगर आपका होता है, अगर गवर्नमेंट केस करती है तो आपके बिजनेस पे असर पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है।
मीनिंग कर लेते हैं हम लोग आज, मीनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही चालू करूंगा, अभी थोड़ा सा मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दे रखा है, लेकिन अभी हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 चल रहा है, 2019 चल रहा है, सॉरी 2019 चल रहा है, ठीक है। इसको इसको 20 जुलाई 2020 को इशू किया गया था, लेकिन इसके कुछ प्रोविजन थे जो कि 24 जुलाई से 2020 से आए थे। तो ये अभी हमारा कौन सा चल रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कब से? 20 जुलाई को ये आ गया था, इफेक्टिव हो गया था, लेकिन वैसे ये 24 जुलाई को है। राज्यसभा लोकसभा में इसको 2019 में ही मिल गई थी। आई थिंक 6 अगस्त को इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था। आप लोग विकी पे देख लेना, विकीपीडिया पे दे रखा है, ठीक है, पूरा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी कौन सा चल रहा है? अभी 1986 नहीं चल रहा है, 2019 चल रहा है। क्लियर हो गई ये बात? ये बात आराम से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नाउ, Consumer Protection Act 1986 was introduced to make consumer aware about their right and to give them the legal protection. COPRA Consumer Protection Act, COPRA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्यों लाया गया था? ताकि कंज्यूमर को अवेयर करवाया जा सके कि उनके राइट्स क्या है और उनको कैसे लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती है। इसके हिसाब से कंज्यूमर को क्या डिफाइन किया था? हु इज द कंज्यूमर? क्या बोला गया था? तो उन्होंने कहा था दैट एनी पर्सन हु बायज एनी गुड और सर्विस, क्योंकि दोनों सेम डेफिनेशन है, बट एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि कंजम्पशन। यहां पर कंसिडरेशन का मतलब है कंजम्पशन। जिसने सामान खरीदा है खुद कंज्यूम करने के लिए, वो खुद यूज करेगा उसका, वो आगे नहीं बेचेगा, वो क्या कह रहा था? कंज्यूमर। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पस। यानी कि जो खुद कंज्यूम कर रहा है, ना तो वो उससे कोई और सामान बना के उसे बेचेगा, उसका फाइनल कंजम्पशन वही कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा गुड्स के लिए। सेम विद द सर्विस, एनी पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, इट इंक्लूड्स बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस, बट इट डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु अवेल्स सच सर्विस फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। तो जो इंसान जिसको मिल रहा है, यानी कि अगर मैं किसी बार्बर के पास गया हूं टू गेट अ हेयर कट, तो मेरे को वो हेयर कट मिल रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स आई एम द कंज्यूमर। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात, ये दे रखा है। डन। इसके अंदर हम बस आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही छोटा सा आराम से खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। ये रेड कलर का बटन है, इसे कर दो ना, ग्रे कलर का, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दो, आपके फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा रहेगा। और जल्दी अब मैं जैसे ये वीडियो खत्म हो जाता है, ये पार्ट खत्म हो जाता है, मैं Q&A स्टार्ट कर दूंगा। यानी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, एक बताऊंगा इकोनॉमिक्स के भी और बिजनेस के भी, ठीक है, जो कि आ सकते हैं। मैं शॉर्ट में वैसे शॉर्ट वीडियोस भी लेकर के आऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।